हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसे हम और क्या बोलते हैं, डीएनए टैपिंग भी बोलते हैं और उसी को हम डीएनए प्रोफिलिंग भी कहते हैं। देखिए, सामान्य भाषा में फिंगरप्रिंट तो वही होता है जिसमें आप जैसे थंब का प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे कि सभी इंसान का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है। तो उसी प्रकार अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में भी कुछ विशेष लोकेशन पर कुछ विशेष लोकेशन पर डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं या फिर कुछ विशेष एरिया में मैं बोल सकता हूं न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है वो अलग अलग इंसानों में अलग अलग होता है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या था? इंपॉर्टेंट चीज ये था कि वो हर इंसान का अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। पहले स्टार्टिंग से पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। देखिए, 1984 में, ठीक है, एलेक जेफरी करके जो वैज्ञानिक था उन्होंने इनको क्या किया था? इन्वेंट किया था, खोज किया था। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है क्या कि 1984 में एलेक जेफरी ने इस टेक्निक का क्या किया था? खोज किया था। ठीक है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो आप क्या बताएंगे? किसका नाम बताएंगे? एलेक जेफरी का नाम बताएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये बोले कि फादर ऑफ इंडियन फिंगरप्रिंटिंग बोलने से किसको बताओगे आप? आप बताते हो लालजी सिंह का नाम बताते हो। ठीक है, लालजी सिंह ने इंडिया में जो सीसीएमबी नाम सुना होगा आपने, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद में जो है, वहां पे इन्होंने फिंगरप्रिंट किया था डीएनए का। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम लोग कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, उसकी डेफिनेशन, सामान्य डेफिनेशन क्या बताते हो आप बताते हो कि एक ऐसा तकनीक है जिसमें हम डीएनए के किसी जगह पर, एरिया पर न्यूक्लियोटाइड का जो विशेष सीक्वेंस होता है ना, उसका हम क्या करते हैं? पहचान करते हैं, जो अलग अलग इंसानों में अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज a technique of determining nucleotide sequence of certain area of DNA which are unique to each individual। ठीक है, अब बात यह आता है कि क्या डीएनए का जो फिंगरप्रिंट होता है क्या वो सभी सेल के लिए जैसा होता है, कि कोई ऑर्गन लेवल पर अलग अलग होता है या टिश्यू लेवल पर अलग अलग होता है? किस टाइप से, मतलब सेल, हर सेल में डीएनए है ना, तो क्या पूरा बॉडी के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? सोचिए और बताइए। तो क्या बताना है आपको यह बताना है कि ए डीएनए फिंगरप्रिंट इज द सेम फॉर एवरी सेल, या फिर आप, मैं बोल सकता हूं टिश्यू भी बोल सकता हूं, और क्या बोल सकते हैं अपन? एंड ऑर्गन ऑफ ए पर्सन। ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए उसके अंग, ऊतक और उनके सभी कोशिकाओं में डीएनए फिंगरप्रिंट सेम ही होगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ईच पर्सन हैज यूनिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, अभी आपको बताया था मैं शुरू में ही कि सभी व्यक्तियों में इनका जो प्रिंट होगा सेम होगा। ईच पर्सन हैज ए यूनिक डीएनए फिंगरप्रिंट। क्या कुछ अपवाद या एक्सेप्शन हो सकता है? अगर हो सकता होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिया रहा हूं ये कि ऐसा कौन दो व्यक्ति हो सकते हैं जिनका डीएनए फिंगरप्रिंट सेम हो सकता है? जरूर सोचिएगा और बताइएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करेंगे तो ये पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का
जो एनसीईआरटी लेवल में जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट डीएनए, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए, यानी कि जो रेपिटेटिव सीक्वेंस जो आप लोगों को मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया है उस पे दिया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो एलेक्स जेफरी के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो इन्वेंशन सिस्टम हुआ था उसके हिसाब से दिया हुआ है। तो उन्होंने जो बोलना चाहिए कि डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए जो प्रोब यूज किया था वो VNTR बेस्ड प्रोब यूज किया था, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, है ना, जिसे मिनी सैटेलाइट भी बोला गया था। एक्चुअल में एक शॉर्ट सीक्वेंस था न्यूक्लियोटाइड का जो बार बार जीनोम में क्या थे, रिपीट थे। अब वो रिपीट सीक्वेंस क्या है, वो रिपीट सीक्वेंस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जितने भी अलग अलग व्यक्ति हैं सब में उन रिपीट संख्याएं जो है वो भिन्न भिन्न यानी कि डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो ये क्या किया इन्होंने, इन्होंने उस डिफरेंट मतलब नंबर्स को पता किया कि किसमें कितने कितने नंबर में वो प्रिंट हैं, और उसके बिहाफ पर वो एक बोल सकते हो कि आप एक रिकॉर्ड बनाया और मैच करके देखा कि किसका सिमिलर है और किनका किनका डिसिमिलर है, यानी कि आप बोल सकते हो कितना मैच खाता और कितना मैच नहीं खाता, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो किस पे बेस्ड था, वो था आपके सैटेलाइट। ये सब मैंने आप लोग को पहले पढ़ा चुका था, वहां जाके एक बार फिर से देख लेंगे सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, सैटेलाइट में भी आपने माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट पढ़ा था। ठीक है, मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। अब उसके बाद आप इसमें पढ़े थे VNTR पढ़े थे, याद कीजिए। ठीक है, आप लोग VNTR भी मैंने पढ़ाया था, VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ठीक है, इसको पूरा मैंने पहले के लेक्चर में समझाया हुआ, देखिएगा, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म का ये टॉपिक है, आप वीडियो में जरूर देखिएगा। इससे पहले के 2-3 वीडियो मिल जाएंगे आपको, उसमें ये पूरे टॉपिक को, जैसे सैटेलाइट डीएनए हो गया, मिनी सैटेलाइट हो गया, VNTR हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इसको मैंने पूरा समझाया था। ठीक है, क्योंकि देखो यही मेन प्रिंसिपल था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म को दर्शाता है ना, डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है ना वो किसको दर्शाता है, पॉलीमॉर्फिज्म को दर्शाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था, कि क्या बताया था उसमें, मैंने आप लोगों को समझाया था कि जैसे एक पॉपुलेशन है तो उसमें जितने भी व्यक्ति होंगे, मान लेते हैं मैं ग्रीन कलर से अब जो बना रहा हूँ वो एक कलर का फॉर्म है। ठीक है, तो ऐसे वहाँ पे और भी दूसरे फॉर्म हो सकते हैं अगर 2 से 1 से अधिक हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए मैं 3 बना दिया हूँ, है ना, इसी जगह पे इस पॉपुलेशन में एक सर्कल है जो पॉपुलेशन में देखिए आपको रेड, ठीक है, येलो एंड ग्रीन डॉट दिख रहे हैं। तो ये जो पॉली मतलब हुआ एक से अधिक, मॉर्फ मतलब होता है कोई फॉर्म। जब डीएनए, अब देखो, अब मैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की बात करूंगा, तो अगर मैं एक से अधिक व्यक्ति की बात करूं जिसमें अलग अलग क्या हो, अलग अलग सीक्वेंस हो न्यूक्लियोटाइड के, रिपीट्स के, ठीक है, रिपीट्स के नंबर अलग अलग हो या सीक्वेंस अलग अलग हो या डीएनए अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा, उसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये जो अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, तो सैटेलाइट डीएनए। क्यों बोला सैटेलाइट डीएनए, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए में हम मिनी सैटेलाइट डीएनए पढ़ते हो और मिनी सैटेलाइट डीएनए में VNTR पढ़ते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। जो रिपीट्स होती हैं वो वेरिएबल करता है, अलग अलग करता है, उसका जो नंबर है टेंडम रिपीट्स का वो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग होता है, वेरिएबल का मतलब ही होता है अलग अलग। ठीक है, तो उस पर ये क्या था, बेस्ड था। अब हम देखेंगे टेक्निक फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए क्या क्या जो अपन टेक्निक यूज करते हैं, जो मैंने आप लोग को पूरा पुराने वीडियो में बता चुका है, उसको एक बार देख लेते हैं। सब चीज आपने पढ़ा हुआ है, मैंने पूरा स्टेप वाइज आप लोग को पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले मेन चीज क्या था, मेन चीज था डीएनए आइसोलेशन करना। सबसे पहले क्या करोगे, डीएनए आइसोलेट करोगे। ठीक है, डीएनए आइसोलेशन पहला काम होगा। फिर दूसरा काम आप क्या करोगे, उसका एम्पलीफिकेशन कराओगे, यानी कि PCR यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि मान लो क्राइम सीन में कोई सैंपल डीएनए मिला है, वो बहुत ही कम मात्रा में है ना, तो आप उसको एम्पलीफाई करोगे तभी तो आप उसका आगे प्रैक्टिकल कर पाओगे, है ना। तो PCR करोगे, PCR के बाद आप क्या कराओगे, उसे डाइजेस्ट कराओगे। किससे डाइजेस्ट कराओगे, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डाइजेस्ट कराओगे। ठीक है, डाइजेशन कराओगे,
डैशिंग किससे कराओगे? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कराओगे, ठीक है, बाई रेस्ट्रिक्शन, अरे इतना क्यों लिख रहा हूँ, ये शॉर्टकट में लिख देता हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर ई, ठीक है। उसके बाद क्या करवाओगे आप? डैशिंग कराने के बाद क्या कराओगे आप? उसको क्या कराओगे? सेपरेट कराओगे, जितने भी फ्रेगमेंट बनेंगे ना उसको सेपरेट कराओगे। तो किसके थ्रू कराओगे आप? इलेक्ट्रोफोरेसिस से कराओगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या कराओगे? सेपरेशन कराओगे, ठीक है। तो सेपरेशन किससे कराते हो? इलेक्ट्रोफोरेसिस, पूरा पढ़ाया हुआ है ना टेक्निक, पूरा टेक्निक पहले ही पढ़ा दिया हूँ मैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद क्या कराओगे? आपको बताया था मैं, ब्लॉटिंग कराओगे, ठीक है। पूरा टेक्निक पढ़ाया हुआ है, ब्लॉटिंग कराओगे। ब्लॉटिंग के बाद क्या कराओगे आप? ब्लॉटिंग के बाद आप कराओगे हाइब्रिडाइजेशन कराओगे। क्या कराओगे? हाइब्रिडाइजेशन कराओगे। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद आप लास्ट में क्या करोगे? विजुअल आप देखोगे ना, तो ऑटो रेडियोग्राफी में आप इसको देखोगे, ऑटो रेडियोग्राफी में आप इसे क्या करेंगे? देखेंगे। तो देखिए ये स्टेप था, ठीक है, टेक्निक फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स के लिए। अब मैं आप लोगों को जनरली समझा दे रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या क्या किए थे, एक ही साथ सबको मिक्स करके, ठीक है। देखिए ये सारा टेक्निक मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, डीएनए आइसोलेशन पढ़ाया हुआ है, पीसीआर पढ़ाया हुआ है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ाया हुआ है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाया हुआ है, ब्लॉटिंग भी पढ़ाया है, हाइब्रिडेशन, ऑटो रेडियोग्राफी, सभी आपको लास्ट वीडियो में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोला था कि इन सबको अच्छे से पढ़ना करके। अब फटाफट मैं बताता हूँ, देखिए कैसे अपन अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि एक क्राइम सीन पे एक सैंपल डीएनए मिला आपको, ठीक है। तो मैं लिख दिया यहाँ पे एक क्राइम सीन पे, ठीक है, ठीक है। एक क्राइम सीन पे मुझे डीएनए मिला, और वो डीएनए को मैं ऐसे नॉर्मली आप लोग को समझाने के लिए ऐसे बना दे रहा हूँ अभी, है ना। ये एक डीएनए है, ठीक, क्राइम सीन पे, है ना। यहाँ पे सैंपल मिला आपको। अब आपको कुछ वहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे क्राइम हुआ था उस जगह पे आपको किसी लोग, मान लो वहाँ पे उससे जुड़े हुए लोगों पे किसी न किसी पर शक तो रहा होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि आप दो इंसान के ऊपर आप क्या किए हो? शक किए हो। तो आपके जो सस्पेक्ट होंगे, ठीक है, या फिर उसे हम और क्या बोल सकते हैं? संदिग्ध। मान लेते हैं दो लोग हैं जिसके ऊपर आपको शक है, तो मैं यहाँ पे लिखा सस्पेक्ट ए, और यहाँ पे लिख रहा हूँ एक सस्पेक्ट बी, ठीक है। आपने इनसे भी डीएनए निकाला। भाई डीएनए तो सबका एक ही जैसे दिख रहा है मान लेते हैं, अभी अभी लोग मालूम नहीं, अब डीएनए निकाल लिए, ठीक है। अब चूंकि इसका बार बार हमें देखो, अब याद कीजिए मैंने टेक्निक में क्या बताया था? डीएनए आइसोलेशन। यार अब ये पूरा टेक्निक समझाया हुआ है, आपको मालूम है कि डीएनए आइसोलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। आपको सेंट्रीफ्यूज करना है, एसडीएस और एनएच का सॉल्यूशन मिला के, है ना, उसके सुपरनेटेंट में प्रोटीएस, आरएनएस और आखिरी में इथेनॉल का ट्रीटमेंट किए थे, तब जाके आपको डीएनए सेपरेट किए थे आप। फिर जो डीएनए सेपरेट कर लिए थे उस डीएनए में डिस्टिल वाटर मिलाकर आपने उसका क्या किया? पीसीआर करवाया। क्या करवाया? पीसीआर करवाया, ठीक है। तो यही सब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे डीएनए आइसोलेट कर चुका हूँ, है ना। अब आपने क्या किया? पीसीआर कराने के बाद, है ना, पहला प्रोसेस क्या किया आपने? डीएनए आइसोलेशन किया। कैसे किया जाता है बता चुका हूँ मैं, ठीक है। डीएनए आइसोलेशन करने के बाद आपने पीसीआर भी करा दिया। पीसीआर करने के बाद बहुत सारा आपको डीएनए कॉपी मिल गया, ताकि एक मास्टर कॉपी हमेशा रख सके, और फर्दर कभी फिर से कोई बोला फिर से चेक करिए, एक्सपेरिमेंट फिर से करिए, बार बार करिए, तो बार बार सैंपल लेने निकालने तो नहीं जाएंगे ना, बहुत महंगा प्रोसेस है ये, है ना। बार बार सैंपल निकालोगे, बार बार आइसोलेट करोगे, ऐसा थोड़ी है। तो आप पीसीआर करके आप इसका बहुत सारा कॉपी बना के रखोगे। अब उसके बाद आप उनके कुछ कॉपी लेंगे, और उसके बाद कुछ कॉपी लेने के बाद आप क्या करने वाले हो? तीसरा स्टेप क्या था? पीसीआर के बाद डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यस, आपने क्या किया? इन सबको सेपरेट सेपरेट ट्यूब में लिया, ठीक है, सेपरेट सेपरेट ट्यूब में लिया, और सबको क्या करा दिया? इन लोगों को इसको इसमें लिए, है ना। और आपने इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालकर, कौन सा एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालकर, रेस्ट्रिक्शन आरई, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट कराया। और इसके डीएनए को क्या करते? अब जाहिर सी बात है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? इसको आप जब इसमें मिला दोगे तो वो डीएनए को क्या कर देगा जी? डीएनए को क्या कर देगा? तोड़ देगा, ठीक है। फ्रेगमेंट्स में क्या कर देगा? उसको तोड़ देगा, है ना। अब आपको
क्या करना आपको थोड़ी मालूम है, इस ट्यूब के अंदर टूटा हुआ डीएनए आपको कैसे मालूम चला। अब अगले स्टेप क्या था एक्सपेरिमेंट का, देखिए आपको क्या कराना है, सेपरेशन कराना है, किससे, इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो आप याद कीजिए इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाया हुआ है आप लोग को। अब आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया तो आपको जो जेल था, ठीक है, जेल बनाए थे, याद कीजिए, जेल है ना, याद कीजिए। आप इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़े थे और उसमें आपने देखा था कि उसमें हम वेल्स बनाए थे, गड्ढा बनाए थे, जिसमें हम डीएनए को लोड किए थे। तो मैं यहाँ पे 3 वेल्स बना दे रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि एक है क्राइम सीन में जो पाया गया था डीएनए उसके लिए, और दूसरा जो था वो किसके रिस्पेक्ट में, सस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, CS लिखा हुआ, वो है क्राइम सीन में जो डीएनए लोड किए थे वो, और एक है सस्पेक्ट A और दूसरा सस्पेक्ट B, ठीक है। अब देखिए, अब यार मैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा चुका हूँ, अब वहाँ देख लें इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए पूरा डीएनए सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो डीएनए सेपरेट हुआ, और आपको ये मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करता है ना, और जो हल्का होता है वो ज़्यादा मूव करता है, ज़्यादा फास्ट भागता है, और जो भारी होता है वो ऊपर की ओर रहता है, कम मूव करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था, एनोड, ठीक है, डीएनए एनोड की ओर मूव करता है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव एरिया जो था वो था एनोड। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ वो प्रीवियस वीडियो को आप जरूर चेक कीजिए, बहुत अच्छे से समझाया गया सब चीज़ें। अब यार यहाँ पे डीएनए जो है सो मूव किया, देखो क्राइम सीन में जो पाया था वाला है ना ये, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस किए हुए, अब यहाँ पे कायदे से देखा जाए तो रेस्ट्रिक्शन डायरेक्शन से भी आपको मालूम चल सकता है कि कौन किसका मैच खा रहा था और किसका मैच नहीं खा रहा था। लेकिन फिर भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से जो फ्रैगमेंट बनते हैं वो बहुत बड़े फ्रैगमेंट होते हैं, तो आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं कि वो एग्जैक्ट यही होगा कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे आपको इतना तो मालूम चल ही गया होगा कि सस्पेक्ट B से क्राइम सीन में जो डीएनए था वो काफ़ी मैच खा रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली नहीं कहेंगे कि सस्पेक्ट B ही जो है वो क्राइम सीन में था, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्रैगमेंट है, तो इसका जो चांसेस है ना, प्रोबेबिलिटी मैच होने की, हो सकता है कि बहुत लोग का मैच हो जाए। लेकिन अब हमारे पास बहुत अच्छा टेक्निक है ना, तो हम सबसे क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन टेक्निक करेंगे। और हाइब्रिडेशन टेक्निक कराने के लिए आपको मालूम है कि क्या करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है बताइए। इसके लिए आप ब्लॉट कराते हो, सबसे पहले क्या कराते हो जी, अब इसके लिए क्या कराते हो, सबसे पहले ब्लॉटिंग कराते हो, यस, ठीक है। और ब्लॉटिंग में इसे एक नायलॉन मेम्ब्रेन में आप क्या कर देते हो, नायलॉन मेम्ब्रेन में क्या कर देते हो, इसको क्या कर देते हो, इमोबिलाइज्ड कर देते हो, इस बैंड को निकाल के, जेल से निकाल के किस में डाल देते हो आप, नायलॉन मेम्ब्रेन में डाल देते, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ब्लॉटिंग करवा दिया, ठीक है। और ब्लॉटिंग किस में करवाते हैं आपको अच्छी तरह से मालूम है, ये कराते हैं आप नायलॉन मेम्ब्रेन में। एक्चुअल में नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन भी आपको मिलेगा, बट मैं यहाँ पे नायलॉन मेम्ब्रेन ले रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब मैं टेक्निक पढ़ाया था, है ना, प्रीवियस वीडियोज़ में, तो बताया था कि बहुत ही सबसे ज़्यादा यूज़ में नायलॉन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और ये आपको मालूम था इस जगह पे क्राइम सीन वाला का था, और ये सस्पेक्ट A के लिए और ये सस्पेक्ट B के लिए। तो काफ़ी आपको जज करने से समझ आ जा रहा है कि सस्पेक्ट B काफ़ी मैच खा रहा है ना क्राइम सीन वाले से। लेकिन बताया आप लोगों को बहुत बड़ा फ्रैगमेंट होता है वो, इतना बड़ा फ्रैगमेंट के लिए बहुत चांसेस भी हो सकता है कि बहुत लोग का मैच हो। तो इसी चीज़ को हम पकड़ने के लिए अब क्या यूज़ करने वाले हैं, यस, हाइब्रिडेशन टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। और हाइब्रिडेशन में हम जानते हैं, आपको मालूम होगा लास्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है कि हाइब्रिडेशन टेक्निक में इसे हम एक प्रोब सॉल्यूशन में डुबाते हैं, ठीक है। किसमें, प्रोब सॉल्यूशन में डुबाते हैं, जिसमें क्या रहता है, जिसमें वहाँ पे उसमें एक्टिव प्रोब्स रहेंगे, ठीक है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, प्रोब्स होंगे। और प्रोब्स क्या होता है, मैंने आप लोग को पढ़ाया है ना। अब हाइब्रिडेशन का मतलब ये था यहाँ पे कि यहाँ पे जो बैंड्स थे, है ना, जो बैंड यहाँ पे थे वो पर्टिकुलर उनसे ही हाइब्रिडाइज होगा जो उस पर्टिकुलर प्रोब से मैच खाएगा। अब देखिए, यही इस टेक्निक का सबसे बड़ा एडवांटेज था कि ये जो प्रोब था, ठीक है, ये एक यूनिक सीक्वेंस है, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, और एक ही सीक्वेंस के बहुत सारा प्रोब उसमें क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया है। अब सीधी सी बात है, अगर क्राइम सीन में जो डीएनए का क्या बोलना चाहिए, फ्रैगमेंट बनाया हो, है ना, फ्रेम बनाया हो डीएनए का, वो
प्रोब जहाँ जहाँ मैच खाएगा मतलब वहाँ वहाँ पे वो प्रोब का सीक्वेंस था, लेकिन जहाँ मैच नहीं खाया मतलब जहाँ पे वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड नहीं किया तो वहाँ पे वो चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा, है ना, क्योंकि मैंने रेडिएटिव लेवल यूज़ किया था। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, हाइब्रेशन टेक्निक जो मैंने पहले ही पढ़ा चुका है, ठीक है। वो क्या है समझिए, पहले तो मैं ब्लॉट बताता हूँ। ब्लॉट का मतलब ये था कि जेल से आपने लाइलॉन मेम्ब्रेन में फ्रैगमेंट को ट्रांसफर किया, और हैबिटेज का मतलब ये था कि आप पहले इस मेम्ब्रेन में जो डीएनए बैंड था ना उसको आप एल्कलाइन सॉल्यूशन में डाल के उसको सिंगल फ्रैगमेंट सिंगल स्टैंड में पहले कन्वर्ट कर देते हो, अलग अलग कर देते हो, फिर उसको एक ऐसे सॉल्यूशन में डुबाते हो जिसमें प्रोब रहता है, ठीक है। प्रोब क्या करेगा, जिसका जो सीक्वेंस, प्रोब का जो सीक्वेंस है जिस डीएनए बैंड के साथ मैच करेगा उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होकर बाइंड कर लेगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री करके जब बाइंड कर लेगा तो रेडियोएक्टिव लेवल था, जब आप उसको एक्सरे फिल्म रेडियोग्राफी में देखोगे तो आपको वो जगह पे चमकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या प्रोब हर किसी बैंड के साथ कॉम्प्लीमेंट होके जुड़ेगा? क्या नहीं, वो जिसके साथ जुड़ेगा वही बस दिखेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे अभी आपने क्या कराया, प्रोब के साथ इसको क्या किया, हाइब्रिडाइज कराया, ठीक है। क्या कराया आपने, हाइब्रिडाइज कराया, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या कराया है, हाइब्रिडाइजेशन कराया, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद जब आप इसको ऑटो रेडियोग्राफी में देखेंगे तो ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है, आप याद कीजिए, मैंने बताया था एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप कंप्यूटर में देखोगे, है ना। उस इंस्ट्रूमेंट में एक्सरे या फिर यूवी लाइट पास करवाया जाता है, जिससे वो जो नायलॉन मेम्ब्रेन या जेल आप यूज़ किए थे ना जिसमें प्रोब रेडियोएक्टिव लेवल था, वो जिनके साथ वो प्रोब क्या बोलना चाहिए हाइब्रिडाइज किया था वो जगह पे आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट में एक जगह होगा जहाँ पे आप उसको उस क्या बोलना चाहिए नायलॉन मेम्ब्रेन या जेल को आप डाल देंगे, और उसके बाद जब उसमें एक्सरे लाइट या यूवी लाइट आप प्रोवाइड कराएंगे तो मॉनिटर के साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा, और मॉनिटर में ये आपको पूरा फिल्म आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो फिल्म में क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। जब ऑटो रेडियोग्राफी आपने करा लिया तो अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो सीक्वेंस है बहुत मैच खा रहा है, ये देखिए एग्जैक्ट, है ना। अब वो तो सीक्वेंस वही था, आपने तो प्रोब यूज किया है, तो यहाँ पे ये पूरा क्लियर हो जा रहा है कि सस्पेक्ट बी जो है, सस्पेक्ट बी जो है वो किससे सिमिलर है, सिमिलर क्राइम सीन, क्राइम सीन में जो आपने देखा था वो उससे सिमिलर है। इसका मतलब ये है कि सस्पेक्ट बी ही क्या है, वो क्रिमिनल था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डीएनए फिंगरप्रिंट की मदद से आपने उस क्राइम सीन में सैंपल मिला था उससे मैच करके देखा कि किसका डीएनए था वो, और जिसके आप शक किए थे वो उससे मैच खाया, इसका मतलब है कि वही क्रिमिनल था। अब देखो आप ये सोच रहे होगे कि और किसी से मैच हो सकता है कि नहीं, अरे भाई मैंने आप लोगों को बताया है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कौन जो हम प्रोब यूज़ किए हैं, प्रोब कौन से यूज़ किए हैं, आपने पूरा प्रिंसिपल ने पढ़ लिया भैया कि प्रोब आप कौन से यूज़ किए थे। देखिए प्रिंसिपल मैंने क्या बताया, वीएनटीआर बेस्ड था ये, ठीक है। वीएनटीआर बेस्ड का मतलब क्या होता है जी, कि आपने वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट के लिए यूज़ किया था, और वेरिएबल का मतलब ही होता है कि अलग अलग होता है, लोगों में अलग अलग, लोगों में अलग अलग होता है इसका रिपीट्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको अगर मार्कर के फॉर्म पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं मार्कर के फॉर्म पे या फिर प्रोब के फॉर्म पे यूज़ कर रहा हूँ तो ये तो किसी का भी सिमिलर नहीं हो सकता, है ना। तो जो क्राइम सीन में जो मिला था वो जो मैं वो जिससे भी मैच खा रहा है समझ लो कि वो उसी का ही खुद का डीएनए था। क्लियर है आप लोग को? तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि क्राइम सीन में जो आपको मिला था, ठीक है, डीएनए सैंपल, और जिसका आपने सस्पेक्ट है था, आपको जिनके ऊपर शक था वो उनका है या नहीं। इसके अलावा और भी एक एप्लीकेशन है, कॉमन चीज़ें हैं। अगर किसी इंसान को ये लगता है कि उनको उनके पेरेंट के बारे में जानना है कि उनके संतान है कि नहीं, या किसी संतान को ये किसी पेरेंट को ये लगता है कि ये उनका संतान है कि नहीं, या किसी संतान को ये लगता है कि पता करना है कि इनके एक्चुअल पेरेंट ये जो बताया गया पेरेंट है वो है कि नहीं, तो इस कंडीशन में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जा सकता है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता किया जा सकता है कि वास्तव में उनका संतान कौन था, ठीक है, या उनका वास्तविक फादर कौन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ था,
ये इसका एप्लीकेशन का पार्ट था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, है ना। तो अब आ जाते हैं हम इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पर, ठीक है। एप्लीकेशन वाले पार्ट पर आ जाते हैं, क्या क्या इसका एप्लीकेशन है। तो आप सबसे पहले आप बता सकते हैं, अभी जो आइडेंटिटी के लिए आप बताए, है ना, आइडेंटिटी के लिए था, तो इसे हम बोल सकते हैं इसे हम और क्या बोल सकते हैं, इंडिविजुअलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। जो कि अभी आप जस्ट पढ़े ना अभी, इसके सब भी इंसान का अपना अपना खुद का प्रिंट होता है। लेकिन आप लोग को पूछा था कि मान लेते हैं कि ये जो मान लेते हैं कि ऐसे आप लोग से जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, मान लेते हैं कि वास्तविक में सस्पेक्ट बी, ठीक है, मान लेते हैं कि सस्पेक्ट बी उस क्राइम सीन में था ही नहीं कहीं भी, ठीक है। तो फिर उसका डीएनए मैच खाया कैसे? क्या कोई ऐसा और इंसान हो सकता है जो सस्पेक्ट बी और सस्पेक्ट बी से उनका डीएनए एकदम एग्जैक्ट मैच खाए? क्या कोई हो सकता है वो? तो आप सोचिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो कौन हो सकता है जो सस्पेक्ट बी से जिनका डीएनए मैच हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअलिटी बोला था वहाँ पे कोई एक्सेप्शन आने वाला है, और वो एक्सेप्शन क्या है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके। दूसरा एक एप्लीकेशन ये भी है कि जिनके मान लो कभी कोई ऐसा केस हुआ जिसमें ये विवाद है कि संतान है किसका, और वहाँ पे संतान को लेकर झगड़ा हो रहा है कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, या फिर ये मेरा बेटा है मेरा बेटी, जो भी इस बात को लेकर विवाद हो रहा है, तो इसका भी आप सॉल्यूशन डीएनए फिंगरप्रिंट से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो रियल जेनेटिक मदर या फादर या उनके जो बच्चे थे, है ना, उनकी पहचान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, उससे आप पता कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिर्फ अकेला यही दो नहीं थे, इसके अलावा और अच्छे अच्छे एप्लीकेशन जैसे कि ह्यूमन लिनिएज एक, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें क्या आप जितने भी भिन्न भिन्न अलग अलग जितने भी इंडिविजुअल होंगे ह्यूमन बींग्स में, आप उनके डीएनए निकाल के उनका स्टडी कर सकते हैं कि कितना कितना सिमिलरिटी है, कितना डिसिमिलरिटीज है, कहाँ पे चेंजेस आया था, है ना। तो ये सब जो स्टडी करने के लिए आप ह्यूमन लिनिएज का, यहाँ पे ह्यूमन लिनिएज के लिए भी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आप यूज़ जीन लेवल या फिर डीएनए लेवल पर अगर आपको जेनेटिक डिसीज का पता करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं लिख देता हूँ हेरिडेटरी डिसीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, हेरिडेटरी डिसीज के बाद फॉरेंसिक्स के लिए, ठीक है। अब फॉरेंसिक जांच के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जैसे कि आपको एक बहुत अच्छा केस याद होगा जिसमें राजीव गांधी का मर्डर हुआ था, तो उसमें एक ह्यूमन बम के नाम से जाना जाता है, जाने जाने वाला जो शख्स था धानु, है ना। ये कैसे कंफर्म हुआ था कि धानु ने ही राजीव गांधी को मारा था, या ह्यूमन बम जो बोलते हैं, यानी कि ह्यूमन बम का मतलब ये है कि जो अपने आप को बम से पैक रखते हैं और उसके साथ जिनको जो भी ऑब्जेक्ट होगा इसको उड़ाना है, मारना है, उनके साथ वो भी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको ऐसे बम को ऐसे मतलब ऐसे बम प्लान करके जो काम किया जाता है, यहाँ पर अंजाम दिया जाता है, क्रिमिनल काम जो भी किया जाता है, उसके लिए हम यहाँ पे ह्यूमन बम वर्ड यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। अब राजीव गांधी वाले केस में ये था कि उसमें जो पता चला था ना कि ये धानु नाम का जो व्यक्ति है वो राजीव गांधी का ओरिजिनल मर्डरर है, तो वो डीएनए टेस्ट से ही पता चला था। सोचिए उस समय से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है ये, ठीक है, ठीक है। तो शायद आप लोग को अगर मालूम नहीं रहा होगा तो ये एक अच्छा इन्फॉर्मेशन था कि राजीव गांधी का जो मर्डरर था वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेस पर ही कंफर्म हुआ था कि ये धानु था, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा जैसे कि मैं जैसे आप लोग बहुत सिंपल यहाँ पे प्रिंट बना के दे दिया हूँ, है ना,
ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें ऐसा दिया हो, बट ये तो बेस्ट तरीका था समझाने की, क्योंकि डीएनए जो था वो तो एक नॉर्मल ट्यूब में था, उसके बाद आपने उसको रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट किया था, तो ये पैटर्न था इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक पैटर्न था बैंड का डीएनए का। अब उसके बाद ब्लॉट कराए, फिर हाइब्रिडेशन कराए। अब आप लोग एनसीईआरटी में क्या किया है ना कि वहाँ पे मदर और फादर यानी पैटर्नल मैटरनल दोनों को सेपरेट सेपरेट करके दिया हुआ है। अब उसके रिपीट्स यूनिट जो डीएनए का जो दिया है वो उसको अलग अलग कलर बना के दिया हुआ है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो कलर का जो मिलेगा ना उसको काउंट करना आप, ठीक है। काउंट करके वहाँ लिख लेना कि टोटल कितना है, या चलो मैं समझा देता हूँ, मैं से समझाता हूँ, ठीक है। देखिएगा एनसीईआरटी बेस्ड बता रहा हूँ ना। देखिए एनसीईआरटी में आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। अब इसको मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे अपन इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे हाइलाइटर एक यूज किया जाएगा और फिर बताया जाएगा आप लोग को। देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए, ठीक है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी, और यहाँ पे डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन ये लिखा हुआ आप लोग को मिल गया होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो आप लोग सबसे रेड कलर में आप लोग को दिख रहा होगा, और एक हल्का लाइट, और उसका एक डार्क कलर में आपको दिख रहा होगा ना ब्लैक कलर में, क्रोमोसोम नंबर 7, 2 और 16। देखो पहली बात है कि ऐसा देना ही नहीं चाहिए था, है ना। अब क्रोमोसोम नंबर देने से क्या दिक्कत हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि क्रोमोसोम के फॉर्म में आइसोलेट करते हैं, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एक सेल के अंदर आप चाहे एक नंबर क्रोमोसोम कुछ भी हो, जब आप उसको डीनेचर करते हो तो आपको डीएनए ही मिलेगा, क्योंकि क्रोमोसोम क्या है अल्टीमेटली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए तो है यार वो, है ना। तो कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है वो, तो एक्चुअल में अपन जो पढ़े थे वो सबसे बेस्ट था समझने के लिए। देख आप चूंकि एकदम आइडेंटिकली समझाने के लिए, एकदम क्लियर से कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऐसा क्रोमोसोम नंबर में दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि आपने इंडिविजुअल ए और बी से 7, 2 और 16 नंबर क्रोमोसोम निकाला, क्योंकि क्राइम सीन में आपको 7, 2 और 16 नंबर क्रोमोसोम आपको वहां पे मिल गया, जबकि आप खुद जानते हैं कि वहां पे पूरा कंप्लीट डीएनए मिला था, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, चलो जैसा आपके एनसीईआरटी में थी वैसे हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। अब 11 नंबर के क्रोमोसोम में आपको दो दो ठो दिख रहा होगा, ठीक। मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं पहले क्राइम सीन वाला का बता रहा हूँ, तो क्राइम सीन वाला प्लीज देखना आप, ठीक है। क्राइम सीन वाले के देखिए, क्राइम सीन में 11 नंबर क्रोमोसोम में एक में लिख दे रहा हूं मैं पी पापा साइड से, एक में लिख दे रहा हूं एम माँ साइड से, पैटर्नल मैटरनल, ठीक है। वैसे साथ में भी पी और एम पापा साइड से मम्मी साइड से, क्योंकि हमारे पास दो दो रहता है ना, एक माँ से और एक पापा से मिला हुआ क्रोमोसोम रहता है। तो पी एम सब मैं लिख रहा हूँ पापा मम्मी, ठीक है। पैटर्नल मैटरनल ऊपर वाले यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पैटर्नल मैटरनल इससे भी लिखा हुआ है, जैसे ये भी पैटर्नल मैटरनल, जैसे ये भी पैटर्नल मैटरनल, ठीक है। वैसे ही इसमें भी पैटर्नल मैटरनल पैटर्नल मैटरनल पैटर्नल मैटरनल, ठीक है। ऐसा मैंने लिख दिया, है ना। अब क्राइम सीन में जो रिपीट्स, देखो ये खंड को देखिए ना, ये 0 से लेकर 11 तक का स्केल दिया हुआ है, नंबर ऑफ शॉर्ट रैंडम रिपीट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। तो रेड कलर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है इसमें 11 है। वैसे ही क्रोमोसोम जो उसी के मैटरनल वाले में, देखिए हमारे पास क्रोमोसोम नंबर जो 7 है, क्रोमोसोम नंबर जो 7 है उसमें जोड़े में है ना, जोड़ा में है कि नहीं, एक पापा से एक मम्मी से आया, हर क्रोमोसोम जोड़ा में होता है। तो 7वां नंबर का जो क्रोमोसोम का जो पापा साइड से आया था उसमें 7 था, पापा और मम्मी का अलग अलग था ना भी जीन, और मम्मी साइड से जो आया था उसमें कितना था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना था ये, इसमें 9 था, उसमें कितना था 11 था, देख रहे हो ना, ऐसे ही गिनना है। 7वां नंबर में वही सीक्वेंस, देखो वही सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। और मम्मी साइड में वही क्रोमोसोम नंबर 2 का मम्मी साइड वाले में 1 2 3 4 5 6 3 6 और 7 है। ऐसे ही क्रोमोसोम नंबर 16 में 1 2 3 4 5 पापा साइड से, और मम्मी साइड से वाले 1 2, ठीक है। देख लीजिए मैंने पूरे रिपीट्स को क्या कर दिया, यहाँ पे लिख के सामने में रख दिया। देखिए अगर मैं 7 नंबर का कंपेयर करूंगा, 7वां नंबर क्रोमोसोम का अगर मैं पैटर्नल और क्राइम सीन 7वां नंबर क्रोमोसोम का सस्पेक्ट इंडिविजुअल ए और जो क्राइम सीन और इंडिविजुअल बी के साथ अगर मैच करके देखना चाहूँ तो आप देख लो आप किस टाइप से आपको बैंड मिल रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले क्या किया, पर रिपीट को लिख लिया, ठीक है।
और जब क्राइम सीन वाले को जब मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया तो यार 11 तो बहुत बड़ा होता है, हाईएस्ट है ना, ऊपर ज़्यादा हैवी हो, 11 मतलब 11 रिपीट है। अब आप सोच रहे हो कि सर वो 11 रिपीट है तो ऊपर क्यों है? अरे मेरे भाई समझिए, ऐसे एक फ्रैगमेंट एक हुआ, ठीक है, दूसरा ये हुआ 2, ये 3, लेकिन जब तीनों एक ही साइज के हैं, तीनों मान लो, क्योंकि आप इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या पढ़े हो यार, आप इलेक्ट्रोफोरेसिस में पढ़े थे कि वो साइज जो होता है, साइज जैसे 1 KB का है, 2 KB का है, तो वो उस बेस पे सेपरेट हो रहे थे, साइज के बेस पे, ठीक है। अब सब एक ही साइज के हैं, मान लो जितने रिपीट हैं वो तो एक ही साइज के हैं, और स्टेशन इंडोनेशिया सब वहीं पे काटा था, ठीक है। तो जो बैंड बनेगा, ठीक है, जो बैंड बना वो 11वां नंबर का यहाँ पे, मतलब 11 बैंड के नाम से उसको वहां पे बनाया हुआ है। 9 सेकंड जो 9 था वो यहाँ पे बनाया हुआ है, 8 को इस जगह पे बनाया है। जैसे जैसे लाइट होते जा रहा है वेट, वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, अब देख लीजिए नीचे होते जा रहा है। अब नीचे वाला 2, मतलब वो जो बैंड था छोटा छोटा 2 था, ठीक है। अब क्राइम सीन वाले में क्या है, क्राइम सीन वाले में सबसे सॉरी सस्पेक्ट जो था, सस्पेक्ट वाले में देखिए सबसे ज़्यादा लंबा बैंड किसमें मिल रहा है आपको, ध्यान से देखिए किसमें मिलेगा आपको, 10 वाले में मिलेगा, ठीक है, 10 वाले में मिलेगा, यानी कि जो लाइट व्हाइट कलर से जो बना हुआ है, देख लीजिए आप मैच करके देखना, समझ आ जाएगा आपको, कलर का ही खेल है पूरा, ठीक है। अब उसके बाद 8 10 8 7 है ना, ये 10 फिर 8 फिर 7 फिर 5 फिर 4 और 3 ऐसे बना हुआ है वो, ठीक है। देखिए 4 और 3 लाल कलर में है ना, तो ए वाले में लाल कलर का नीचे में दिया हुआ है। बट यार ये तरीका बहुत गलत है। क्यों गलत है बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे ये चीज़ समझ नहीं आया, हम लोग को समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल VNTR जो हम यूज़ किए, प्रोब जो यूज़ किए, वो हम दिखाए कैसे कि किसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री के बाइंड किया। एनसीईआरटी का बताने का उद्देश्य ये नहीं था यहाँ पे कि ये गलत है सही, ये बताने की कोशिश किया है कि जो रिपीट का जो यूनिट है वो एक्चुअल में ऐसा है। कैसा है एक्चुअल में, जो दिख रहा है ना ए और बी का, ऐसा है एक्चुअल में। क्राइम सीन वाला ही बी यहाँ पे क्लियर हो गया है, ठीक है, एग्जैक्ट मैच खा रहा है। लेकिन ये क्रोमोसोम बेस पर जो रिपीट यूनिट थे उनको दिखाया है, और मैं जो बताया हूँ वो जब प्रैक्टिकल के फॉर्म पे बताया हूँ। प्रैक्टिकल का फॉर्म मतलब समझ गया, जब प्रैक्टिकल आप करोगे ना उस फॉर्म पे मैंने बताया। तो ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी एकदम गलत बता रहा है आपको, प्रैक्टिकल के बेस पर ये गलत है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल बेस पे इसमें लिखा ही नहीं कहीं भी कि प्रैक्टिकल के बेस पे समझाया गया है। ये तो खाली ये बताया है कि क्राइम सीन वाले का जो रिपीट यूनिट थे वो, और जो इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल जो बी, उनको आपको उनका आपको क्या करके दे दिया है, उनके टैंडम रिपीट्स को बना के आपको दे दिया है, ठीक है। अब आप इसके बेस पर आप यहाँ पे मैच कर रहे हैं, और मैं जो बताया हूँ वो पूरा एक प्रैक्टिकल मेथड था, तो अपनी जगह पे वो सही है और अपनी जगह पे ये भी सही है, ठीक है। बट याद रखना प्रैक्टिकल वाला कौन सा, जो मैंने अभी आप लोग को बताया था ये वाला। एक्चुअली प्रैक्टिकल में आपको इस प्रकार से पता चलेगा, ऐसा, ये वाला, ठीक है। आखिरी में जब ऑटो रेडियोग्राफी किए थे तो आपको मालूम चला था ना कि ये मैच खा रहा था आपका, ये वाला पार्ट मैच था, और ये वाला दिख रहा है ना एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे, है ना। तो इस प्रकार से वो आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसा था, कई बार बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि एनसीईआरटी में ऐसे क्यों बनाया हुआ था। तो एनसीईआरटी में ऐसे इसलिए बनाया था ताकि आप टैंडम रिपीट को समझ सके। एक्चुअल में एनसीईआरटी ये समझाना चाह रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे जो रेड कलर या लाइट कलर में और जो ब्लैक कलर में आप लोग को जो दिख रहा होगा वो रिपीट यूनिट है। आप उसको काउंट करें, और काउंट करने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि जो भारी होगा वो ऊपर होगा और जो हल्का होगा वो नीचे होगा। उसके जितने बैंड मिलेंगे आप उसको मैच करके देखेंगे कि कौन कौन सा मैच खा रहा है, ठीक है। उसके बेस पर आप बताओगे कि कौन सा सस्पेक्ट जो है वो क्राइम सीन वाले से मैच हो रहा है। बस यही था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ आया होगा, है ना। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, पूरा काउंट करके भी लिख दिया हूँ मैं वहाँ पे कि 11 9 8 7 5 2 ऐसे करके पूरे जितने टैंडम रिपीट्स थे, है ना, रिपीट्स थे उनको मैं लिख दिया। जैसे यहाँ पे 11 यूनिट है, याद रखना कि 11 यूनिट। अच्छा, कई बार बच्चे ये भी सोचते हैं कि क्या सीक्वेंस अलग अलग था। अरे बिल्कुल नहीं, टैंडम रिपीट्स का मतलब था कि वो बार बार रिपीट थे, सीक्वेंस रिपीटेड सीक्वेंस है, सीक्वेंस अलग नहीं होगा, रिपीट का जो नंबर है ना वो अलग अलग होगा। क्लियर है ना। तो उसके बेस पर आपने ये आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते होगे
तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। और आप मुझे इस नंबर पर मैसेज भी भेज सकते हो टेलीग्राम में 8964822992। ये मेरे टेलीग्राम का नंबर है और ये व्हाट्सएप भी इसी में है। अगर आप चाहें तो इसमें आप डाउट के क्वेश्चन भेज सकते हैं, कॉल बिल्कुल ना करें, ठीक है। थैंक यू।